हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक और नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा आपको पता होगा कि अभी तक एसएचएम में किसी भी पार्टिकल का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स मेथड से हम लोग देख चुके हैं। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में फोर्स मेथड में हम लोगों ने देखा क्या कि जब भी किसी पार्टिकल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो उस पार्टिकल को मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और उसके बाद हम उस पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स कैलकुलेट करने के बाद अगर उसी फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन आ जाता है। और एक्सेलरेशन को चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और हम लोगों ने कुछ कैलकुलेट कर रखा है, मान लीजिए माइनस के एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम वो जानते हैं कि जब करता है तो ये एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और ये हम लोगों ने एक पार्टिकल को जिसको क्वेश्चन में कह दिया गया है कि वो एसएचएम करेगा, उसका एक्सेलरेशन हमारे कैलकुलेट करने से आता है। इसका मतलब ये आप बात सही है कि अगर ये एक्सेलरेशन कर रहा एसएचएम कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा। इसका मतलब जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है वही x का कोफिशिएंट यहाँ भी होगा, और कंपेयर कर देते थे, आंसर आ जाता था। ये छोटा सा स्टेप्स था। इसी को आज हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। बेसिकली हमको एक चीज क्लियर हो गया कि टाइम पीरियड अगर फाइंड करना है तो किसी तरीके से हमको ये ओमेगा कैलकुलेट करना है, और ये ओमेगा एक्सेलरेशन में दिख जाता है, इसीलिए हम इसी को अप्रोच करते हैं, है कि नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक जगह और है। क्या? मान लीजिए पार्टिकल की एनर्जी हमको पता हो, और एनर्जी दो तरीके की होती है, ये हम लोग जानते हैं। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन होता है और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ, और ये टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट, है कि नहीं। अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है देख चुके हैं हम लोग, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन होता है, पोजीशन एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन होता है। इसका मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रेस्पेक्ट टू टाइम टोटल एनर्जी को, तो क्या होगा भाई? जो वेलोसिटी का फंक्शन है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को dv बाई dt मिल जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन होता है, और इस पोजीशन के फंक्शन में कहीं हमको dx बाई dt भी मिलेगा। ये वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, इसके साथ v भी मिलेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमको एक्सेलरेशन मिलता दिख रहा है उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक्सेलरेशन यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने का दूसरा मेथड है क्या? एनर्जी मेथड, है ना, किसका? टाइम पीरियड फाइंड करने का। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है एनर्जी मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड, है कि नहीं। तो आइए लिख लेते हैं एनर्जी मेथड फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड। है कि नहीं। चलो भाई, करना क्या है, कुछ स्टेप्स है, लिख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में ध्यान दीजिए, स्टेप फर्स्ट क्या होगा? पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कीजिए, ठीक है, और अदर देन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन आप उसका एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। पहला स्टेप क्या है? डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन
and calculate total energy of the system। उस सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड कर लीजिए जिसमें वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है कि नहीं। सेकंड स्टेप, डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है और टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। इसका मतलब पुट इट इक्वल टू 0 है कि नहीं। इसका मतलब हम लोगों को निकालना है dE/dt और पुट कर देना है 0, है ना। ऐसा करते ही हमको क्या मिल जाएगा, आइसोलेशन मिल जाएगा, है ना। व्हिच गिव्स आइसोलेशन ठीक है, जो कि आइसोलेशन दे देगा। अब हमको क्या करना है, नाउ कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाउ कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। कौन सा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां से कंपेयर कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करना है नहीं, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। और आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे मेथड, जो फोर्स मेथड है, जो एनर्जी मेथड है, या जो है इसमें जो भी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें करना क्या है कि आपको जहां आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आना तो दोनों चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन दोनों तरीके से किया जाए। फोर्स पढ़ चुके हैं, फोर्स मेथड से भी और इससे भी किया जाए, है कि नहीं। तो आइए जरा देखते हैं एक, ध्यान दीजिए, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, है कि नहीं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये आपका प्रैक्टिकल भी होता है 11th में। आपके पास एक थ्रेड होता है जिसकी मान लीजिए लंबाई L है और उसमें एक हाईली डेंस मटेरियल जिसको हम लोग लिखते हैं बॉब, BOB। हाईली डेंस मटेरियल होने का रीजन क्या होता है कि उस पर जब भी मूव कर रहा हो तो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट उतना ज़्यादा ना हो, कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा मास वो कंटेन कर सके, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये SHM तभी करता है जब इसको आप थोड़ा डिस्प्लेस कीजिए। मान लीजिए आप इसको पकड़ते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ से छोड़ देते हैं, वो इधर आएगा यहाँ तक। अगर मान लीजिए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, θ0, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद ये इधर आएगा, इसको आना है यहाँ तक, ये है उसकी अपर लिमिट, मतलब यहाँ तक जाएगा। मान लो यहाँ से आपने छोड़ा था, वो यहाँ से आके और इधर लौट रहा है, या फिर इधर ही अभी जा ही रहा है। हमने कहा कि आपको एनर्जी कब कैलकुलेट करनी चाहिए, जब ना वो एक्सट्रीम पर हो और ना ही मीन पोजीशन पर हो, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीन पोजीशन पर अगर एनर्जी निकाल सकते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ही होता है, तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो बेसिक मेथड्स है उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। जुगाड़ हम लोग क्वेश्चन जब आएगा तो देखते रहेंगे, है कि नहीं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जब भी यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होता है, ये जान चुके हैं हम लोग। हमको टोटल एनर्जी निकालना है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पॉइंट P है और इसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं, तो होगा क्या,
टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर टोटल एनर्जी अगर निकालते हैं हम लोग तो E इक्वल टू, हमने कहा कि दो तरीके की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं क्या होता है, हाफ mv², जहां m क्या है, मास ऑफ द बॉब, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पोजीशन। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी की बात जब भी आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट है, उसके लिए आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है। तो मान लीजिए कि ये इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसी को मैं कह देता हूं कि ये रेफरेंस लाइन है। ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर रेफरेंस लाइन जो है इसी के रिस्पेक्ट में हम mgh लेंगे। तो यहां पर इसकी ये हाइट कितनी होगी भाई, अगर ये एंगुलर पोजीशन थीटा हो जाए तो यहां से ये हाइट, ये जो दिख रहा है, सॉरी, ये टोटल हाइट यहां से यहां तक, ये कितना होगा, L cos थीटा। और यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, L। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी mg और h की जगह क्या लिखेंगे, L माइनस L cos थीटा, ये लिखेंगे ना। चलिए भाई, इस mg हाफ mv² प्लस ये क्या है, mgl, और ये क्या है, माइनस mgl cos थीटा, ये हुआ। ये है टोटल एनर्जी। अब इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा डिफरेंशिएट द इक्वेशन with respect to t। तो क्या होगा, अगर ये एनर्जी है तो dE/dt इक्वल टू d/dt, और इस पूरे इक्वेशन के साथ हम लोग यूज करेंगे हाफ mv² प्लस mgl माइनस mgl cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, अगर यहां तक आपने कर लिया है, ध्यान दीजिए, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगी, और मैं बता दूं आपको कि इसकी नीड है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर एनर्जी मेथड आप नहीं लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। चलिए भाई, तो हमने कहा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और हाफ m कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। और इस v² का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या होगा, d/dt ऑफ v² प्लस d/dt ऑफ mgl माइनस d/dt या mgl d/dt और ये cos थीटा। ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में ये बातें आ सकती हैं कि यहां से सर ने mgl ये d/dt के बाहर नहीं निकाला और यहां इस mgl को बाहर निकाल दिया। मैं ये डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं। अगर डिफरेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती और आप फिजिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। ये आपको कभी भी नहीं आएगा जब तक आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप आईटी के लिए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फिजिक्स सीखनी है, रटनी नहीं, तो आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर आना जरूरी ही है। बिना उसके आप पढ़ रहे हैं तो धोखा कर रहे हैं। अगर नहीं आता तो आप जाइए मेरे वीडियो को देखिए, है कि नहीं। चलिए, तो MGL इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, और मैं बता चुका हूं कि जब भी कोई वेरिएबल ना हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। यहां तो ये cos थीटा वेरी कर रहा था, जब ये बॉब मूव कर रहा था तो ये थीटा वेरी कर रहा था ना, तो cos थीटा वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। चलिए भाई, तो इसको तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे आप, आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल। क्या होता है चेन रूल, मैं यहाँ डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ। आप 2v इंटू dv/dt लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। इसका डिफरेंशिएशन 0 और ये माइनस MGL, इसका डिफरेंशिएशन cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी टी, है कि नहीं। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, m इंटू वी डी वी बाई डी टी माइनस माइनस प्लस MGL साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी, ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा नॉट। ध्यान दीजिएगा भाई, ये वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस बात को ध्यान देंगे। ये चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये थीटा किस रेट से चेंज होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी अगर है तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा नॉट की जगह हम लोग v/L लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए लिख देते हैं भाई, यहां से mv और ये dv/dt कुछ और नहीं है, आइसोलेशन है, प्लस MGL साइन थीटा और इसको हम लोग लिख देते हैं v/L इक्वल टू 0। इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा, तो और इस M से M कैंसिल हो जाएगा, dv/dt ये क्या आ जाएगा माइनस G साइन थीटा। आइसोलेशन जो आ गया वो माइनस G साइन थीटा आ गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर पार्टिकल SHM करता है तो हमको तो उसे A इक्वल टू माइनस KX के फॉर्मेट में लाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा होता है कि ये सिंपल पेंडुलम है, ये SHM कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब यहां से हम नहीं कह सकते अभी कि ये पार्टिकल SHM कर रहा है। हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हम ये लिख दें कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा, या फिर थीटा होता है। भाई फिजिक्स में ये एजम्पशन बहुत बार आता है और कुछ है नहीं। आप ये सोच लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये, और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज करते हैं। अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यही ना होता है। अब अगर ये थीटा छोटा करते आप चले जाओगे, परपेंडिकुलर छोटा होगा और ये बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होता है, परपेंडिकुलर बहुत छोटा होता है। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो जाए तो साइन थीटा और टेन थीटा
बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों में परपेंडिकुलर दिया हुआ है कि नहीं। और अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाए तो इसको एक सर्किल का रेडियस एज्यूम किया जा सकता है, और ये है परपेंडिकुलर को आर्क एज्यूम किया जा सकता है, तो आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा ये तीनों लगभग इक्वल होते हैं। सो ए इक्वल टू माइनस ऑफ जी, और साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ जी, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट x है तो आर्क अपॉन रेडियस l लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब कि a की वैल्यू अब हमारे पास आ गई a इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। अब इसी को कंपेयर करना है, कंपेयर विद a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल, या टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये आएगा, है कि नहीं। तो एनर्जी मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे भी हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है। इसको हम लोग इससे नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मेरे ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब था कि किसी भी क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से किया जा सकता है। अभी हम लोग इसको टॉर्क मेथड से भी करते हैं, फोर्स मेथड से करते हैं, है कि नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी एनर्जी मेथड बहुत ही छोटा हो जाता है। यहाँ तो आपको टॉर्क मेथड छोटा पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कि टॉर्क मेथड होता क्या है, उसको भी देख लेते हैं 1 मिनट में। इससे मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा एनर्जी मेथड, और अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ वास्तव में इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। वैसे तो जब भी कहीं रोटेशनल की बात आएगी तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, है कि नहीं। आइए इस फिगर में हम लोग फिर से ध्यान दीजिए। इस फिगर में इस पॉइंट को अगर ओ नाम दे दिया जाए जिस पर ये ऑस्किलेट कर रहा है, तो हमने क्या कहा है आपसे फोर्स मेथड में। पहले तो ये बताओ कि ये कौन सा एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है या लीनियर एसएचएम। मुझे तो एंगुलर एसएचएम दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई इस पॉइंट से इसकी दूरी तो फिक्स है, इसके मूव करने से ये एंगुलर पोजीशन ही चेंज हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब एंगुलर एसएचएम है, तो यहाँ फोर्स के बजाय हमको टॉर्क कैलकुलेट करना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट बॉब एट पोजीशन पी। क्यों? क्योंकि ये मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस है। अब इस पर टॉर्क क्या लगेगा, पहले तो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, है कि नहीं। तो टॉर्क जो हो जाएगा वो होगा क्या, टॉर्क हमेशा होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये mg जो है वो तो इस लाइन में लग रहा है, रोटेशन इसके अबाउट हो रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है, यही चाहिए ना। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पोजीशन अबाउट व्हिच द पार्टिकल रोटेट्स, यही ना होता है। तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करता हुआ दिख रहा था हमको, तो हम लोग इस फोर्स के लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे ये, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये d की वैल्यू l cos थीटा होगा कि l sin थीटा, l sin थीटा, क्योंकि ये l cos थीटा होगा। तो ये हो गया mg इंटू
एल साइन थीटा। अच्छा, ये टॉर्क किस टेंडेंसी का है? क्या ये रेस्टोरिंग है? बिल्कुल। आप लोग मीन पोजीशन से इसको इधर खींच के छोड़ दो तो ये फिर उधर ही भाग के जाएगा, इसका मतलब ये रेस्टोरिंग है। इसके सामने माइनस साइन का यूज किया जा सकता था। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई माइनस mgl साइन थीटा, है ना। सो एंगुलर एक्सेलरेशन ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू टाउ बाई आई होता है, जहां आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क तो आ गया माइनस mgl साइन थीटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या हो गया? m इंटू एल स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? अल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू साइन थीटा। और फिर वही बात आ गई, अगर ये थीटा छोटा होता तो हम इस साइन थीटा को थीटा लिख सकते थे, इसका मतलब माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। तो ये आ गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको कंपेयर किससे करना है? कंपेयर विद अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल आ गया। इट मीन्स टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता है। आप चाहे टॉर्क मेथड से कैलकुलेट कीजिए, फोर्स मेथड से कैलकुलेट कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। एनर्जी मेथड से कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, फोर्स मेथड से करते, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसको कुछ लोग फोर्स मेथड से करते हैं, कुछ टॉर्क से करते हैं, कुछ एनर्जी से करते हैं। आइए फोर्स से भी देख ही लेते हैं, है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है फिर से मैं कहूँगा कि रिपीट कीजिए, या फिर अगर कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, है कि नहीं। चलिए फोर्स मेथड से भी करके देख ही लेते हैं। अगर हम लोग इस mg का कंपोनेंट लेते हैं, किधर? इसके अलोंग और इधर, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, मतलब ये भी थीटा होगा। इधर क्या आएगा? mg cos थीटा, और इधर आएगा mg साइन थीटा। मीन्स ये mg साइन थीटा ही एक ऐसा फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की टेंडेंसी में है। तो रेस्टोरिंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, रेस्टोरिंग फोर्स ऑन बॉब, ये क्या हो जाएगा? F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। माइनस क्यों लिखेंगे हम लोग? क्योंकि वो रेस्टोरिंग फोर्स है, डिस्प्लेस किया हम लोगों ने इधर और वो फोर्स लग रहा है उधर, है कि नहीं। फिर वही लिखेंगे, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, इस साइन थीटा को थीटा लिख दीजिए। तो F इक्वल टू क्या हो गया? mg थीटा विद नेगेटिव साइन, है कि नहीं। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन F बाई m, ये m कैंसिल हो जाएगा और g नेगेटिव साइन के साथ, और थीटा x बाई एल। तो ये हो गया माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। इसी को कंपेयर कर दीजिए, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल, या टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा, है कि नहीं।
तो इस तरीके से टाइम पीरियड आप एनर्जी मेथड से या एंगुलर एसएचएम मान के आप उसे टॉर्क मेथड से या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसका फायदा उठा के फोर्स मेथड से भी किया जा सकता है। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और मेरी मानिए तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं हर क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके देख लीजिए, मज़ा आएगा, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ आपको हर क्वेश्चन पे तीनों मेथड दिखाऊंगा, लेकिन मुझे जहाँ ज़रूरत लगेगी मैं आपको ज़रूर एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा कि किसी मेथड से आप अप्लाई करो, आंसर तो आना ही आना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने देखा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, जहां पर L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है कि नहीं, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इनर्शियल फ्रेम के लिए है। इनर्शियल फ्रेम अगर नहीं पता है भाई तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। मतलब एक ऐसे सिस्टम में जब वो एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब अगर कोई कह दे कि मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है और वो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो एक ट्रेन में जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं। ये प्रॉब्लम तब होगी जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाए, है ना। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में टाइम पीरियड निकालना हो तो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, बस एक नोट लिख लीजिए, है कि नहीं। लिखिएगा, इफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम लिख लीजिएगा, है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम, देन T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव हो जाता है। ये G की जगह पर क्या लिखेंगे, G इफेक्टिव, जहां G इफेक्टिव क्या है, where G effective is the vector sum of acceleration due to gravity and due to pseudo force, है कि नहीं। तो स्यूडो फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आया है वो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इन दोनों के कारण जो भी एक्सेलरेशन आता है दोनों का वेक्टर सम जो है वही क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव की वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपके पास एक सेटअप है सिंपल पेंडुलम का और उसको आपने एक ट्रेन में परफॉर्म करवाया, ठीक है। मान लीजिए वो पहले ऐसे ऐसे था, ऐसे ऑस्किलेट कर रहा था और उसका टाइम पीरियड था टी। तो ये टी की वैल्यू पता है, ये क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब ये कह दे कि ये इधर एक्सेलरेट कर जाए तो क्या होगा, इसका मतलब कि इस बॉब पर जब आप FBD बनाओगे तो क्या होगा, एक तो mg लगेगा डाउनवर्ड, एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma, एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होता है कि नहीं।
ध्यान दीजिए, जब भी आइसोलेटेड फ्रेम होती है तो मैं कहता हूं कि जाके उसी फ्रेम में बैठ के ही आप एफबीडी बनाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये स्यूडो फोर्स होता कितना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, है कि नहीं। तो इधर इसका नेट फोर्स होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा m अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो एस जी इफेक्टिव जो आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये बॉब जो होगा, ये मान लीजिए आ गया हमारा डायरेक्शन जी इफेक्टिव का, तो ये बॉब जो पहले यहां कर रहा था ये उसका मीन पोजीशन हो जाएगा, और ये अब इस तरह से एसएचएम करेगा, यहां से यहां, यहां से यहां। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन हमेशा जिधर जी इफेक्टिव होता है उसी डायरेक्शन में ही होता है ना। उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। ये बातें हम लोग ग्रेविटेशन में डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। तो ये पार्टिकल का पहले ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा था, अब ये क्या काम करेगा, ये इसका मीन पोजीशन ही शिफ्ट हो जाएगा, और ये अब एसएचएम ऐसे करने लगेगा और उसका टाइम पीरियड बदल जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, है ना। इस पर कुछ और भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन किए जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो है इस पर कुछ, चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है कि नहीं। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ एल इज कैपिटल टी व्हेन इट अरेंज एज शोन इन फिगर। फिगर हमने दे दिया, मान लीजिए कि ये कोई सपोर्ट है कि नहीं, और इसी में ये ऊपर से ऐसे हैंग है, नीचे स्पेस है, और कोई एक पॉइंट है जो इस एज से 3l/4 की दूरी पर है, और इसको यहाँ से लाके छोड़ दिया जाए तो होगा क्या कि भाई अगर ये पेंडुलम ये अवरोध नहीं होता तो क्या होता, ये पेंडुलम जो है यहाँ से ऐसे ये ऐसे ऑस्किलेट करता, है कि नहीं। लेकिन अब होगा क्या, जब तक ये इधर से इधर आएगा तो यहाँ तक, तो ये बात सही है कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा, लंबाई वही है। लेकिन इसके बाद अब ये एज उसको जाने नहीं देगा, ये इतनी छोटी रस्सी पर चलेगा, है कि नहीं। ये कितना है, l/4। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दो अलग अलग पेंडुलम में कन्वर्ट हो गया आधी साइकिल के लिए। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाना और फिर यहाँ तक आना, मैं बता चुका हूँ कि किसी भी एसएचएम के केस में टोटल मोशन को स्टार्ट मैंने किया था यहाँ से कि ये सर्कुलर पाथ पर चलता है, तो इसका प्रोजेक्शन एसएचएम करता है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। इसका मतलब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हर सेक्शन में जाने में लगा टाइम t/4 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का t/4, यहाँ से लौट के आने का t/4, इसका मतलब ये टोटल टाइम पीरियड t/2 हो गया, है कि नहीं। जहाँ उस t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हो गई 2 पाई अंडर रूट l/g, है कि नहीं। तो अगर इस पॉइंट को मैं a लिख दूँ, इस पॉइंट को b लिख दूँ, तो टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम a टू b, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम a टू b, t डैश इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट, भाई अब ये लंबाई कितनी रह गई, l/4 डिवाइडेड बाई g,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, और ये 2 हो गया, ये पूरा T है, तो ये टोटल टाइम T बाई 2 हो गया इस L बाई 4 लेंथ के पेंडुलम के लिए। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, A से B तक, मतलब 1/4 पार्ट ही तो कह रहा हूं मैं, यहां से यहां तक जाने का, तो ये T-/4 होगा, है ना, T A से B जाने में होगा या नहीं। ठीक, तो टोटल टाइम T/8, तो यहां से यहां तक जाने और यहां तक आने में कितना हो जाएगा, सो टोटल टाइम ये T/2 तो इस सेक्शन के लिए और T-/2 इस सेक्शन के लिए, है कि नहीं भाई। अगर इस पूरे का टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये होता T-, तो अब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, T-/2, और T- की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये T/2 है। तो टोटल टाइम T/2 प्लस ये T- की वैल्यू T/2 है, तो T/4, तो ये कितना आ जाएगा, 3T/4। समझ में आया। तो इस तरह से टाइम पीरियड में कई तरीके से बदलाव लाए जा सकते हैं। कैसे कैसे, जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि लेंथ वेरी करवा दिया गया तो टाइम पीरियड वेरी कर गया। ऐसा भी हो सकता था कि मान लो ये जा रहा था और यहाँ से मान लो ये है, इसको अल्फा डिग्री तक आपने खींचा और इधर कम एंगल है, ये आके इसी से टकराया और यहीं से लौट गया। इसका मतलब वास्तव में ये वाल नहीं होता तो ये तो यहाँ तक आता, है कि नहीं, और ये अब यहीं से लौट गया, तो फिर टाइम में कुछ चेंज आएगा। तो टाइम पीरियड को कई तरीके से वेरी कराया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज ही देखते हैं हम तो लेक्चर लंबा हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड किस तरीके से और क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। और उसके बाद स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड और ये एनर्जी मेथड क्यों पढ़ा हम लोगों ने, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो फोर्स मेथड से और बहुत लंबे हो सकते हैं और एनर्जी मेथड से छोटे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो आपका एक लाइक और शेयर मेरे लिए बनता है कि नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए नमस्कार।